दोस्तों एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए विषय के साथ आए हैं जिसका नाम है सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो इसका यह वीडियो नंबर पहला है अर्थात पार्ट 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सीआरपीसी के महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में समझेंगे और समझेंगे सीआरपीसी क्या है। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थात सीआरपीसी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीआरपीसी किसे कहते हैं। तो आपराधिक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए निर्मित प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता कहलाती है। अगर मैं विस्तार से समझाऊं तो आप लोग समझिए आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। आईपीसी के अंतर्गत बताया गया है कि कौन से कार्य आपके अपराध हैं, अर्थात किसी को थप्पड़ मारना अपराध है या नहीं है, किसी की हत्या करना अपराध है या नहीं है। इस बात की जो व्याख्या की गई है, परिभाषाएं दी गई है, वो आईपीसी में दी गई है। और अगर किसी ने हत्या किया है या कोई भी तरह का अपराध किया है तो उसकी सज़ा क्या होगी, इस बात का वर्णन आईपीसी में है। तो आप लोग क्या समझे कि आईपीसी में कौन से कार्य अपराध है और उस अपराध के लिए क्या सज़ा है, इसकी व्याख्या दी गई है आईपीसी में। फिर हम लोग समझते हैं सीआरपीसी क्या होती है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा दिलाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम लोग सीआरपीसी कहते हैं, अर्थात दंड प्रक्रिया मतलब दंड दिलाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग सीआरपीसी करते हैं। जैसे किसी को पकड़ना है, फिर उसको जेल में रखना होगा, फिर आपको केस डायरी लिखना होगा, फिर उसके बाद चार्जशीट जारी करनी होगी, फिर उसको न्यायालय में पेश करना होगा। ये सब करने में जो प्रक्रियाएं हैं इसका वर्णन जिस पुस्तक में है उसी को हम लोग सीआरपीसी कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। तो याद रखिएगा आईपीसी जो है ये आपका मूल विधि है। कौन सी विधि है? ये मूल विधि है। और आपका भारतीय संविधान भी कौन सी विधि है? मूल विधि है। लेकिन सीआरपीसी क्या है? तो एक प्रक्रियात्मक विधि है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अगला जो लाइन है वो यह है कि इसका निर्माण 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। अर्थात 14वें वित्त आयोग की जब स्थापना की गई थी उसी के आधार पर उसी के समय सीआरपीसी की रचना की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य अर्थात सीआरपीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, जिसे मैं रंगीन कर देता हूँ। याद रखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर कोई अधिकार नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अर्थात कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। अब जो कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आप लोग को समझना ज़रूरी है वो यह है सीआरपीसी के अंतर्गत कि इसे राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी 1974 को अनुमति प्रदान की गई थी। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये 2 नंबर है कि सीआरपीसी कब लागू हुआ था। मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो मंथली एग्जाम होगा इसमें तो ये प्रश्न बेसिक प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख कर ही जाएं। तो सीआरपीसी कब से लागू हुए थे? 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी लागू है। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 37 अध्याय हैं। और कुल कितने धाराएं हैं? तो 484 धाराएं हैं। इसमें कुल कितने अनुसूची हैं? तो 2 अनुसूची है। तो हम लोग समझते हैं कि अनुसूची 1 में क्या है और अनुसूची 2 में क्या है। तो अनुसूची 1 में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। सीआरपीसी की अनुसूची कुल कितने अनुसूची हैं? तो 2 अनुसूची है। और पहले अनुसूची में किस बात का वर्णन है? तो अपराधों का वर्गीकरण। और अनुसूची 2 में प्रारूप अर्थात फॉर्म के बारे में बताया, जैसे कुर्की का जो फॉर्म होता है, वारंट का जो फॉर्म होता है, इस सब की व्याख्या की गई है अनुसूची 2 में। याद रखिएगा आपका जो सीआरपीसी लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। लेकिन संपूर्ण भारत में ये कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 से। याद रखिएगा, ये कब से लागू हुआ संपूर्ण भारत में? 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है। जब जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया अर्थात 31 अक्टूबर 2019 को
जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया तब संपूर्ण भारत में यह लागू हो गया। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 1 अप्रैल 1974 रहेगा तो इसी को टिक करना है, लेकिन अगर 31 अक्टूबर 2019 रहे तो इसको टिक कीजिएगा। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है, इसका नाम है आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973। CRPC कैसी विधि है? तो एक प्रक्रियात्मक विधि है। मैंने पहले ही बताया था कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, दंड दिलाने की प्रक्रिया है, इसीलिए CRPC क्या है? तो एक प्रक्रियात्मक विधि है। लेकिन IPC क्या है? तो मूल विधि है। अब हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार होगा, और अनुच्छेद 2 में इसकी धाराओं के बारे में बताया गया है। तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिया है, जैसे आपको याद हो, जैसे आपका ट्रिक लगे वैसे याद कर लीजिएगा। तो धारा 2 का 1 में कहा गया है जमानती अपराध के बारे में बताया गया। आपसे पूछा जाएगा कि जमानती अपराध की जो चर्चा की गई है वो CRPC की धारा में, तो 2 का 1 में, और 2 का B में आपको आरोप के विषय में बताया गया है, और 2 के C में आपको संज्ञेय अपराध अर्थात कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में बता दिया। यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आप लोग सही तरीक़े से देखिएगा तो यहाँ A है तो यहाँ पर B है, यहाँ B है तो यहाँ पर C है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर C ही है, याद रखिएगा। तो A में आपको जमानती अपराध के बारे में बताया गया है, B में आपको आरोप बताया गया है, और C में आपको संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। D में बताया गया है परिवाद अर्थात कंप्लेंट कि परिवाद क्या होती है। मैं अभी सिर्फ इसका परिभाषा किस में दी गई है बता रहा हूँ, बाद में मैं इसका डिटेल भी बताऊँगा। ई में 2 के ई में आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। तो अच्छा मैं ये बता दूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये हो जाता है, और ये हो जाता है, और ये हो जाता है। ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 के जी में आपको जांच के बारे में बताया गया है। मैंने इसका ट्रिक लगाया था कि यहाँ चौ है, यहाँ छ है, और यहाँ जौ है, तो चौ छ जौ। बाकी आप लोग जैसे याद करना चाहते हैं कर सकते हैं। 2 के एच में अन्वेषण है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 2 के एच में क्या है? अन्वेषण है, जो पुलिस पदाधिकारी करते हैं। 2 के आई में है आपको न्यायिक कार्यवाही, 2 के आई में। अगला 2 के में है आपको महानगर क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और 2 के एल में बताया गया है आपको असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 2 के एन में पुलिस थाने का भार साधक पदाधिकारी के बारे में बताया गया है। दो के ओ में पुलिस थाने के भार साधक पदाधिकारी के बारे में बताया गया। ओ मतलब याद रखिएगा ऑफिसर, ऑफिसर मतलब पदाधिकारी। जो आपका इम्पोर्टेंट है 2 के एल में क्या है? तो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। 2 के ओ में पुलिस थाने के भार साधक पदाधिकारी के बारे में बताया गया, याद रखिएगा ओ है यहाँ। 2 के आर में आपको पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया। रिपोर्ट का भी पहला अक्षर यहाँ पे आर है और यहाँ भी आर है, इस तरह से याद रखिएगा। और ओ का मतलब मैंने बताया था ऑफिसर या SHO ऐसे याद रख सकते हैं। 2 के एस में आपको पुलिस थाना है अर्थात पुलिस स्टेशन है, यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, याद रखिएगा। 2 के यू में आपका लोक अभियोजक है। 2 के डब्ल्यू में आपका समन मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 के डब्ल्यू में क्या है? तो आपका समन मामला है। और 2 के एक्स में क्या है? तो वारंट मामला है, वार करते हैं हम लोग, इसको किसी को काट देते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं 2 का एक्स में। और 2 के डब्ल्यू का ए में आपका पीड़ित की परिभाषा दी गई है। आपको इसको हिंदी में रखना आसान है। 2 के बी का क, बी का ब का क अर्थात बकबक, जो पीड़ित होते हैं वो काफ़ी बकबक करते हैं अर्थात बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट रहता है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब जो आपके एग्ज़ाम में धारा से कुछ हटके भी प्रश्न पूछा जाता है अर्थात लैंग्वेज टाइप का, तो मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कुछ अंतर। जमानतीय और अजमानतीय अपराध में क्या अंतर है? तो जमानतीय अपराध मतलब बेलेबल ऑफेंस और अजमानतीय अपराध मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस। जमानतीय अपराध जो होते हैं वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं अर्थात गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। जो जमानत है वो क्या गंभीर प्रकृति के होंगे, लेकिन अजमानतीय क्या होते हैं? तो काफ़ी गंभीर प्रकृति के होते हैं। अपराध जमानतीय अपराध में जमानत का अधिकार की पूर्ण मांग कर सकता है। जमानतीय अपराध है तो जमानत की मांग करेगा ही, लेकिन अजमानतीय अपराध में जमानत की मांग नहीं की जा सकती है।
अगला, जमानती अपराध में किसी अन्य कानून के अंतर्गत या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रथम अनुसूची में बताया गया है। मैंने पहले ही बताया 2A में बताया था ना जमानती अपराध के बारे में, और प्रथम अनुसूची में अपराध की परिभाषा दी गई है, तो उसी में बताया गया है कि कौन सा जमानती है और कौन से अजमानती है। और यहाँ इधर बताया गया है कि जमानती अपराध को आप छोड़ दीजिए तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, अजमानती अपराध हो जाएंगे। अगला है, साधारणतः जिन अपराधों में 3 वर्ष से कम का सज़ा का प्रावधान है या केवल जुर्माने का दंडित है, वो जमानती अपराध हो जाते हैं। सामान्यतः ऐसा रूल ही नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है कि 3 वर्ष से कम के अगर कारावास की सज़ा दी जाती है तो वो जमानती अपराध हो जाते हैं। लेकिन अजमानती अपराध किसे कहते हैं, ये याद रखें, यही पूछा जाता है कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और जुर्माने का दंड अगर दिया जाता है तो उसे अजमानती अपराध कहा जाता है। जमानती अपराध में आपको जमानत जो है CRPC की धारा 436 के 1 के तहत आपको दी जाती है, लेकिन अजमानती अपराध में विशेष परिस्थिति में भी जमानत दी जाती है, तो 437 में, CRPC की धारा 437 में भी दी जाती है। अब हम लोग देखेंगे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है। इससे भी लैंग्वेज टाइप का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, तो जो काफ़ी गंभीर प्रकृति के एवं संगीन होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, तो जो अधिक गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। 2C में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई थी, मैंने पहले ही बताया था, और 2L में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। अगर कोई संज्ञेय अपराध की घटना घटित होती है तो पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, संगीन अपराध है, तो आपको वहाँ पर वारंट की आवश्यकता नहीं है, पुलिस आपको ऐसे ही गिरफ्तार कर सकती है। और संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जैसे ज़मीनी विवाद वगैरह होता है तो पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं करती है, जब तक कि उसको ये नहीं लगे कि यहाँ पर कोई मतलब शांति भंग हो सकती है या किसी तरह की बात कोई घटना घटित हो सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के अनुसंधान कर सकता है, मतलब संज्ञेय अपराध की घटना घटित हो गई है तो पुलिस जो पदाधिकारी रहते हैं वो अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन असंज्ञेय अपराध में ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको मजिस्ट्रेट आज्ञा नहीं देता है तब तक आप अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। संज्ञेय अपराध की कार्रवाई करने के लिए किसी की शिकायत की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंप्लेंट करेगा, आप जान रहे हैं, सूचना मिल गई है, पता चल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं अर्थात कार्रवाई कर सकते हैं हम। तो CRPC की धारा 154 में वही पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, अर्थात FIR के बारे में बताया गया है। लेकिन असंज्ञेय अपराध में कार्रवाई करने के लिए आपको परिवाद या कोर्ट में जब कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उसे परिवाद कहते हैं, लेकिन वही कंप्लेन जब आके वो पुलिस थाने में करता है तो क्या होती है, उस पर FIR हो सकती है। उसी को परिवाद जब कोर्ट में जाता है तो या तो परिवार होता है या तो वो शिकायत होता है। और महोदय जो होते हैं मजिस्ट्रेट महोदय, वो 190 के 1 के तहत CRPC में कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर में फिर से बता देना चाहता हूँ कि CRPC की धारा 2 में अर्थात 2C में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है और 2 में मतलब अर्थात 2L में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। तो ये काफ़ी गंभीर और संगीन प्रकृति के होते हैं संज्ञेय अपराध, ये सामान्य प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, याद रखिएगा, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस किसी भी अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी बिना किसी आदेश के अन्वेषण प्राप्त कर सकती है, मतलब उसको किसी की आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन असंज्ञेय मामले में बिना आदेश के भी अन्वेषण नहीं कर सकती है, अर्थात मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। संज्ञेय मामले में कार्रवाई करने के लिए परिवाद अर्थात कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जरूरी नहीं कोर्ट से कंप्लेंट आएगा उसके बाद ही करेंगे। मामला अगर संगीन है, गंभीर प्रकृति है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन असंज्ञेय मामले में आपको परिवाद से ही प्रारंभ करना पड़ता है, अर्थात कोर्ट से जब आदेश जैसे 107 करते हैं हम तो कोर्ट से हम अनुमति लेते हैं या कार्यपालक दंडाधिकारी से हम अनुमति लेते तभी 107 की ही कार्रवाई करते हैं। तो बिना परिवाद के हम नहीं कर सकते हैं। शिकायत की घटना पुलिस मौखिक या लिखित हो सकती है, मतलब संज्ञेय अपराधी घटना है तो कोई आके अगर ये कहता है कि मेरे पति का मर्डर हो गया या मेरे बच्चे का मर्डर हो गया तो लिखित कर देता है तब भी कार्रवाई होगी, अगर वो लिख के देता है तो भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो परिवाद होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के पास लिखित रूप में जाता है तभी परिवाद होती है। तो याद रखिएगा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा समन मामले और वारंट मामले
में अंतर समझते हैं, समन मामले क्या होते हैं और वारंट मामले क्या होते हैं। मैं थोड़ा पहले बेसिक थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि उसके बाद मैं फिर जब धारा पढ़ाऊँगा तो आप लोग को जैसे समन के बारे में बोलूँगा, वारंट के बारे में बोलूँगा, तो आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद मैं विस्तार से इसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। फिलहाल मैं बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है वो आसानी से हल हो जाए। तो समन मामले किसे कहते हैं? तो 2 वर्ष तक के अगर कारावास की सज़ा दी गई है तो ये समन मामले होते हैं। लेकिन वारंट मामले क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि का अगर कारावास हो जाता है तो ये वारंट मामला होता है, याद रखिएगा। समन मामले में, समन का मतलब होता है बुलावा। समन मामले में अभियुक्त को या तो दोष सिद्धि देने के लिए बुलाते हैं या फिर दोष मुक्ति के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अगर वारंट मामला है तो ये इसमें इस तरह का अनुसरण नहीं किया जाता है। समन मामले में औपचारिक आरोप तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुलाते हैं तो आरोप लगाने की आवश्यकता उतना नहीं है। लेकिन वारंट मामले में औपचारिक आरोप तैयार करना आवश्यक है। अब हम लोग समझेंगे प्राथमिकी और परिवाद और प्राथमिकी में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, ये 2 के घ में अर्थात 2 के डी में परिवाद की परिभाषा दी गई है। तो सीआरपीसी की धारा 2 घ में किसकी परिभाषा है? तो परिवाद की। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग। और एफआईआर कब होती है? तो 2/100 अर्थात सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत थाने में एफआईआर होती है। कंप्लेंट हम लोग मजिस्ट्रेट के पास करते हैं और एफआईआर हम लोग पुलिस पदाधिकारी के समक्ष करते हैं, याद रखिएगा। परिवाद में मुख्य अभियोजन की प्रार्थना होती है और इसमें अपराध को प्रकट करना होता है। अपना अगर एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं तो आपको अपराध दिखाना होगा कि उसने आपको मर्डर किया, क्या किया, नहीं किया, किसी के मर्डर किया है कि नहीं किया, चोरी की है कि नहीं की है। परिवाद में परिवादकर्ता मजिस्ट्रेट से प्रार्थना अनुसार कार्य करने के लिए कहता है, अर्थात वो प्रार्थना करता है। लेकिन एफआईआर में ऐसी बात नहीं, वो सूचना सिर्फ दे दी जाती है और उस पर कार्य होना या न होना वो पुलिस पदाधिकारी पर निर्भर करता है। गंभीर प्रकृति की होगी तो कार्रवाई होगी ही। और लास्ट टॉपिक है, इसे भी आप लोग समझ लीजिए, जांच, अन्वेषण और विचारण में क्या अंतर है। तो जांच की परिभाषा 2G में दी गई है, मैंने अभी ही बताया था, और अन्वेषण की परिभाषा 2H में दी गई है। और विचारण मतलब ट्रायल, कोर्ट में ट्रायल होता है। तो समझिएगा, जांच अगर किसी भी चीज़ करते हैं तो उसकी प्रकृति न्यायिक होती है, अर्थात न्याय दिलाने के लिए ही किसी भी चीज़ की जांच की जाती है। और विचारण भी क्या होती है? तो न्यायिक प्रकृति। अगर कोर्ट में अगर ट्रायल चल रहा है तो वो न्याय दिलाने के लिए ही चलता है। लेकिन अन्वेषण, जो पुलिस पदाधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो न्यायकत्तर होती है, किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि वो न्याय से हटकर अर्थात साक्ष्य एकत्रित करने के लिए क्रिया की जाती है। जांच का संचालन मजिस्ट्रेट करते हैं। जांच कौन करते हैं? मजिस्ट्रेट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं? तो पुलिस पदाधिकारी करते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट VVI, मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट इस कार्य के लिए प्राधिकृत करे अर्थात नियुक्त करे। फिर से समझ लीजिए, जांच हमेशा मजिस्ट्रेट करता है। अब विचारण भी कोर्ट में ट्रायल कौन करते हैं? तो मजिस्ट्रेट ही करते हैं। लेकिन अन्वेषण हमेशा पुलिस पदाधिकारी करेंगे, और नहीं तो मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कि वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं इस कार्य करने के लिए तो वो व्यक्ति ही करेंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे। जांच का उद्देश्य अभियुक्त को दोष सिद्धि देना। अगर किसी भी चीज़ की हम लोग अगर जांच कर रहे हैं तो किसी को दोष सिद्धि करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साक्ष्य एकत्रित करना। ये मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया भी है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? ताकि साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। विचारण का उद्देश्य जो होता है, जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो उसमें एक ही 2 मकसद होता है कि या तो किसी को दोष सिद्धि दे दे या तो किसी को दोष मुक्त कर दे, कोर्ट में जब ट्रायल चलता है। अगला है, जांच इस बात का पता लगाने के लिए की जाती है कि वास्तव में प्रथम दृष्टता का मामला बनता है कि नहीं, अर्थात एफआईआर होने की बात हो सकती है नहीं। अन्वेषण अपराध एवं शांति भंग करने के मामले में साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब विचारण केवल अपराध पर किया जाता है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसी पर जो ट्रायल होता है उसी को विचारण कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। MS स्टडी जोन एकेडमी, ACADEMY। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर आप लोग को IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, पुलिस मैनुअल और हॉर्स राइडिंग और बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कराए जाएंगे जिनसे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आगे के लिए यही है कि आप लोग हमेशा डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग डिसिप्लिन ही सिखाती है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इनका जो PDF है वे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हर वीडियो का PDF मैं डाल रहा हूँ। इसे आप लोग डाउनलोड कर ले, उसके बाद आप लोग इसके प्रिंट आउट निकाल लें और उसे पढ़ें। मैंने जो भी वीडियो पढ़ाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्य ही पढ़ाया है कि जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं या फिर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।